वो एक बूढ़ी औरत थी और किसी फैक्ट्री में काम करती थी। इन दिनों हड़तालों के बाइस आए दिन फैक्ट्री बंद हो जाती। इस बूढ़ी का जरिया रोजगार तो ये गारमेंट फैक्ट्री थी, जहां वो कपड़े पर बने फूलों और मुख्तलिफ कंपनियों के मोनोग्राम्स के कढ़ाईशुदा हुरूफ पर से फालतू धागे काट कर अपना रिस्क कमा रही थी। इस बूढ़ी का नाम अफरोज था और वो सिंध के किसी अंदरून इलाके के एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। इसका एक बेटा और 3 बेटियां थीं। 2 ब्याही जा चुकी थीं, छोटी बेटी अभी बन ब्याही थी। बेटा भी 18 बरस का था, गैर शादीशुदा था। ये दोनों इसके साथ रहते थे। एक रोज मेरे घर आई, हमारा गेट खुला हुआ था। वो बेधड़क अंदर चली आई। मैं बावर्ची खाने में काम कर रही थी। इसको यूं बेधड़क और एतमाद से घर के अंदर दाखिल होते देखकर हैरत हुई और पूछा, तुम कौन हो और बगैर इजाजत आ गई हो? अब घबराइए नहीं, मैं कोई चोर नहीं हूं, अच्छे खानदान की हूं। मैट्रिक पास हूं लेकिन जरूरतमंद हूं। काम ढूंढ रही हूं, इसलिए आपका दरवाजा खुला देखकर अंदर आ गई। यहाँ कराची में सब अपने घर का दरवाजा बंद रखते हैं, हत्ता कि अक्सर घरों के बाहर तो चौकीदार होते हैं, लेकिन आपका दरवाजा खुला था। मैंने समझा कि आप शायद बेखौफ लोग हैं, अल्लाह पर भरोसा करने वाले। अब फिर गांव से ताल्लुक है। हमारी तरफ भी कोई अपने घर का दरवाजा बंद नहीं रखता। दिन रात मकानों के दरवाजे खुले होते हैं। तो अपनायत का एक एहसास आपके मकान से मिला और मैं अंदर आ गई। पूछती भी किससे इजाजत लेती? यहाँ कोई चौकीदार तो था नहीं। इसकी गुफ्तगू की शाइस्तगी और अंदाज बयान देखकर मैं हैरान रह गई। किस कदर पर एतमाद थी, जैसा कि कोई साद होता है। साद इसको कहते हैं जो बेखौफ इस वजह से हो कि उसने कभी चोरी ना की हो। ये औरत सच कह रही थी, चोर नहीं थी, साद ही थी। तभी मैंने उसे अंदर आने दिया। इसके अंदाज गुफ्तगू से, हुलिये, साफ सुथरे लिबास से दिल चाहा कि इसके साथ इज्जत से पेश आया जाए। सो मैंने किचन में पड़ी कुर्सी की तरफ इशारा किया। अम्मा, इधर बैठ जाओ और आराम से बात करो। कहाँ से आई हो? कहाँ रहती हो? क्या नाम है तुम्हारा? इसने कहा, मेरा नाम हसन अफरोज है। इस जात से ताल्लुक रखती हूँ जो दीनी और दुनियावी लिहाज से आला मानी जाती है, लेकिन नसीब की मारी हूँ कि नसीब जात पात से बालातर है। पहले जमींदारी थी, गिरचा थोड़ी जमीन थी, मगर इज्जत से रोजी का जरिया थी। फिर किसी मजबूरी की वजह से गिरवी रखनी पड़ी। इसमें बना हुआ घर भी साथ गिरवी रखा गया। हम दरबदर हो गए। शौहर को उनके रिश्तेदार साथ ले गए। मैं अपनी बेटी और बेटे के साथ कराची आ गई ताकि यहाँ हम मिलकर कुछ कमा लें और गिरवी की रकम इकट्ठी करके अपने घर और जमीन को छुड़ा लें। अम्मा, कितनी रकम तुमने दीनी है? ना पूछो बेटी, लाखों में है। मेरे शौहर के दोस्त के हाथों कत्ल हुआ और मेरे शौहर को भी मकतूल के वर्सा ने FIR में मुलव्वस कर दिया। इस झूठे मुकदमे से जान छुड़ाने को हमने अपनी जमीन और मकान गिरवी रख कर पैसा भरा है। मेरे खावंद की गर्दन तो मुकदमे से छूट गई, लेकिन हमारे खानदान का शिराजा बखर गया और हम दरबदर हो गए। अब कहाँ रहती हो? आपके बंगले के पीछे जो कच्ची आबादी है, वहाँ एक किराया का मकान लिया है। 1 कमरा और सहन है। बिजली कुंडे की है। सिर्फ 200 रुपया माहाना मालिक मकान को अदा करना पड़ता है। किराया 8,000 रुपये माहाना है। कच्ची बस्ती में 8,000 रुपये माहाना। मैंने हैरत से सवाल किया। हाँ बीबी, इस गोठ में इतना ही किराया चल रहा है। पहले 3,000 था, फिर 4 हुआ, अब बात 8 तक जा पहुंची है। इतना किराया हर माह कैसे अदा करती हो अम्मा? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ जी, हमारे लिए तो और भी ज्यादा है, क्योंकि हम अपने साथ किसी को शरीक नहीं करते, वरना इस गोठ में जनूबी पंजाब खुसूसन रहीम यार खान के देहातों और बस्तियों से बहुत लोग मेहनत मजदूरी के लिए आते हैं। तो वो कई कुंबे एक मकान में मिलकर रहते हैं और किराए आपस में तकसीम कर लेते हैं। घर के मर्द और औरत बच्चे भी मेहनत करते हैं। औरतें कोठियों में झाड़ू पोछे का काम करती हैं। बच्चे बच्चियां भी बंगलों में खिदमतगार होकर काफी कमा लेते हैं। एक बच्ची जो उम्र में 8 से 12 बरस की हो,
अगर किसी बेगम के पास सुबह से रात तक रहे तो खाने कपड़े के अलावा बेगम इसको 5,000 तनख्वाह देती है। मर्द सब्जी फ्रूट की रेलियां लगाते हैं या रिक्शा चलाते हैं तो उनकी फिक्स आमदनी एक खानदान के लिए अच्छी भली हो जाती है। एक कुंबा मिलकर में 20,000 माहाना कमा लेता है। इस पैसे से अपने गांव जाकर घर बनवाते हैं या माल मवेशी खरीदती हैं। और तुम लोग कितना कमा लेते हो? बीबी, हम झाड़ू पवंचे का काम नहीं करते। मेरी बेटी मैट्रिक पास है, वो एक टीचर के पास मुलाजमत करती है। सुबह से शाम तक इसके बच्चे को संभालती है। 10,000 रुपए मिलते हैं और मैं फैक्ट्री से माल घर लाकर सारा दिन धागे तोड़ती हूँ। शाम को माल वापस करती हूँ तो दिन भर की मजदूरी 400 के लगभग बना लेती हूँ। लेकिन आजकल हालात दुरुस्त नहीं, फैक्ट्री अक्सर बंद हो जाती है तो काम रुक जाता है और आमदनी भी नहीं मिलती। तभी सोचा किसी बंगले पर कोई हल्का फुल्का काम कर लूं। अच्छे लोग होंगे, मैं दियानतदारी से करूंगी तो वो भी कदर करेंगे। और बेटा वो क्या करता है? इस पर अफरोज कुछ झींप सी गई और ठंडी सांस भरकर बोले, वो मैट्रिक पास है मगर अपनी मर्जी का मालिक है। कुछ नहीं करता, सारा दिन सोया रहता है। रात को चला जाता है अपने दोस्तों के पास गुपशुप करने। आधी रात को आ जाता है, लेकिन अपना खर्चा वो मुझसे नहीं लेता, लेकिन कमाकर हमको देता भी नहीं। लोग कहते हैं कि जवान बेटों का बड़ा आसरा होता है, लेकिन बेटी क्या कहूँ, बस दुआ करे खुदा उसे भी राह हिदायत दे। मुझे अम्मा की बात समझ ना आ सकी। बहरहाल अम्मा अफरोज ने बताया कि उसने कदरे बेहतर मकान लिया है जिसमें बिजली, पानी, गैस भी है, लेकिन किराया 10,000 है। बेटी की तनख्वाह सारी किराए में चली जाती है और उसकी अपनी कमाई से घर चलता है। इसको दोपहर का खाना और चाय फैक्ट्री से मिल जाती है और बेटी को इसकी मालिकन से 2 वक्त का खाना मिलता है। बेटा भी अपना खाना पीना खुद कर लेता है। ये बचत इसलिए करती हूँ कि अपनी सारी आमदनी उन लोगों को भिजवा देती हूँ जिनको गिरवी का पैसा भरना है। वो अच्छे लोग हैं, किस्तों में ले रहे हैं, तंग नहीं करते। जब पैसा हम पूरा भर देंगे वो जमीन और घर हमारे हवाले कर देंगे। ये उनका वादा है और हम गांव के लोग वादे का एतबार करते हैं। बीबी, मुझे अफरोज की बातें सुनकर दुख हुआ कि बेचारी कितनी मजबूर है, इस उम्र में कमा कमा कर कर्जा उतार रही है, हालांकि ये अमृत तो बैठकर खाने और आराम करने की है। तुम्हारा शौहर कुछ नहीं करता, वो मुझसे उम्र में 15 बरस बड़ा है, वो तो काफी ज़ईफ और बीमार है, गांव में अपने कजिन के पास रहता है। शादीशुदा बेटियां सुखी हैं मगर दामादों के घर रहना पसंद नहीं करता, कमाने के काबिल नहीं है। मेरे घर के पिछवाड़े एक कमरे का क्वार्टर खाली पड़ा था। यह सर्वेंट क्वार्टर हमने बनवाया इसलिए था कि किसी मुलाजिम को रहाइश के लिए दे देंगे। कुछ देर सोचने के बाद मैंने कहा, अम्मा अफरोज, मैं तुमको जानती तो नहीं, पहली मुलाकात है, मगर तुम्हारी बातों से मुझे तसल्ली हो गई है कि तुम अच्छे खानदान से हो और ज़रूरतमंद हो। अगर चाहो तो मेरे सर्वेंट क्वार्टर में आ जाओ, रहाइश इख्तियार कर सकती हो। बदले में मेरे बर्तन धो दिया करना, बाकी कामों के लिए मासी काम वाली आती है, लेकिन आए रोज नखरे करती है तो बर्तनों का मसला बन जाता है। वो बहुत खुश हुई, बोली, बीबी ज़रूर काम करूंगी और भी कोई काम होगा, मसलन सिलाई मशीन पर हल्की फुल्की सिलाई वगैरह सब कर दूंगी। मेरा किराया बच जाएगा तो हमारा कर्ज जल्द अदा हो जाएगा और हम अपने गांव वापस चले जाएंगे। तो क्या कल से सामान ले आऊं? साहिब आ जाएं, शाम को बात कर लो तो फिर सुबह सामान ले आना। क्योंकि तुम्हारा जवान बेटा साथ है, लिहाजा उनसे इजाजत लेना जरूरी है। शाम को बेटे को भी ले आना, वो इसको देख लेंगे और मिल लेंगे तो बात बन जाएगी। अम्मा अफरोज की आंखें जगमगा उठी, तशक्कुर के आंसू थे। कहने लगी, जरूर, मैं शाम को शबीर को ले आऊंगी। वो मासूम सा लड़का है, देखने में 15-16 बरस का ही लगता है। मैंने बहुत प्यार से पाला है। आप मिलेगी तो रहने से मना ना करेगी। वो आपके पौधों को पानी दे दिया करेगा, साहिब की गाड़ी धो देगा, आपके सौदे ला दिया करेगा। अच्छा अम्मा, ये तो बात की बात है, तुम शाम को आ जाना, साहिब शाम को ही आते हैं। अम्मा अफरोज चली गई और शाम को बेटे और बेटी के हमरा आ गई।
इसकी बेटी की उम्र 20 के लगभग थी और बेटा तो वाकई 15 बरस का ही नजर आता था, जबकि अम्मा के बकौल 18 साल का था। ताहम खूबसूरत नर्म और नाजुक लड़कियों जैसे हाथ पांव थे। चेहरा हुसैन, बड़ी बड़ी बेहद पर कशिश, गहरी झील जैसी आंखें। ऐसा हुसैन के देखो तो नजर भर कर देखा ना चाहे। बे इख्तियार मेरे मुंह से निकला, माशा अल्लाह, खुदा उसकी उम्र दराज करे। ऐसा उम्दा लिबास के किसी नवाबजादे का फर्जंद मालूम होता था। गुर्बत की कोख से जन्म लेने वाले हीरे को मुफलिसी ने मिट्टी में मिला रखा था। मैंने कहा, अम्मा बेशक इस उम्र में भी भली लगती हो। बेटी भी माशा अल्लाह प्यारी सूरत की मालिक है, लेकिन आपके बेटे का जवाब नहीं। अल्लाह ताला ने इसकी सूरत खास तवज्जो से बनाई है, उसकी नजर उतारा करो। चंद मिनट वहीद ने शबीर से बातचीत की। वो बहुत मासूम था, जैसे दुनिया की हुआ भी ना लगी हो। उन्होंने मुझे कहा, इस फैमिली को अपने सर्वेंट क्वार्टर में रख लेते हैं। ये शरीफ लोग नजर आते हैं। जब मैं शहर से बाहर दफ्तरी काम से अक्सर दौरों पर होता हूँ, तुम और बच्चे अकेले होते हैं। इन लोगों के रहने से तुमको भी अकेलापन महसूस ना होगा। इनकी इजाजत मिलते ही मैंने अफरोज अम्मा को कहा कि कल सामान ले आना। बस एक बात का ख्याल रहे कि तुम्हारे मेहमान यहाँ आकर कयाम नहीं कर सकते। तुम सिर्फ 3 अफराद रह सकते हो। उसने कहा, बीबी कोई मेहमान नहीं आएगा। हम माँ बेटी भी सुबह को चले जाएंगे तो शाम को लूटेंगे। अलबत्ता मेरा बेटा क्वार्टर में रहेगा और शाम को कंप्यूटर सेंटर चला जाएगा। वहाँ ये काम करता है और काम सीखता भी है। ये रात को 12-1 बजे तक आता है, इसलिए आपको गेट की एक चाबी हमको देनी पड़ेगी, ताकि जब ये रात को देर से आए तो खुद गेट खोलकर अंदर आ जाए और आपको तकलीफ ना हो, वरना आपकी नींद खराब होगी। मैंने अल्लाह के भरोसे गेट की एक चाबी उन लोगों को दे दी ताकि अपनी मर्जी से आ जा सके और हमको बार बार गेट खोलना ना पड़े। अम्मा अफरूज का मामूल था कि तहज्जुद के वक्त उठ जाती थी। तहज्जुद पढ़ी, फिर नमाज, कुरान पाक की तिलावत करती और सुबह 7 बजे से पहले अपना नाश्ता और चाय बना लेती। नाश्ता अक्सर पापे और चाय पर मुश्तमिल होता था। बेटा सोया रहता। बेटी भी नमाज फजर के वक्त उठ जाती। वो बाकायदगी से नमाज पढ़ती, फिर नहा धोकर कपड़े बदलती, नाश्ता करके दोनों माँ बेटियां घर से चली जाती। बेटी अपनी मुलाजमत पर और माँ गारमेंट फैक्ट्री। फिर शाम तक लूटती। जाने से पहले अफरोज मेरे बर्तन धोकर जाती और रात को उसकी बेटी किचन में आकर बर्तन वगैरह धोकर किचन साफ कर दिया करती। ये लोग इस कदर अमन सुकून से रह रहे थे कि मुझे उनसे कोई शिकायत न थी। मेरी मुलाजमा बदस्तूर आ ही थी। इतवार को वो अलबत्ता छुट्टी करती, तब मुझे काम के लिए किसी मददगार की ज़रूरत पड़ती थी। ये माँ बेटी इतवार के दिन का थोड़ा सा वक्त मेरे किचन के काम को दे दिया करती थी। इन लोगों के आने से मुझे काफ़ी सुकून मिला और शाम को शबीर नहा धोकर साफ कपड़े बदलता और अपनी ड्यूटी पर जाने से कब्ल मुझसे पूछता, बाजी कोई सौदा मंगवाना है? मैंने जो सौदा, दूध और नाश्ते का सामान मंगवाना होता, एक पर्चे पर पहले से लिख कर रख लिया करती और उसको पर्चा और रकम देती। मुझे ये बड़ी सहूलत हो गई थी कि पढ़ा लिखा लड़का था। सौदा सलफ समझदारी से लाता, कभी हिसाब किताब में हीरा फेरी और कोई गलती ना करता। इतवार के दिन पौधों को पानी लगाना और गाड़ी वगैरह धोने का काम भी कर देता था। गरज जो मुआहदा किया उसकी पाबंदी उन्होंने की। अलबत्ता इस लड़के को मैंने कभी नमाज पढ़ते नहीं देखा। हाँ, वो फैशन का काफ़ी दिलदादा था। महंगी खुशबू लगाता और बड़े एहतमाम से तैयार हैकर बाहर लगता तो कभी कभी मैं मजाक में कहती थी, शबीर तुम कितने खुश अखलाक और बातमीज़ बच्चे हो। तैयार भी ऐसे होकर बाहर जाते हो जैसे लड़कियां किसी शादी में तैयार होकर जाती हैं। तुम लड़के से ज्यादा लड़की लगते हो। जब वो हंस कर कहता, बाजी मैं लड़की ही जैसा तो हूँ, देखो मेरे हाथ कैसे उजले हैं। मैं कोई सख्त काम कर भी तो नहीं सकता। लेकिन शबीर हो तो लड़के, अपनी माँ के इकलौते बेटे, इसके बुढ़ापे का सहारा हो तू बेटा, कोई अच्छी सी नौकरी तलाश कर लो। कम अज कम कुछ न कुछ तो माँ के हाथ पर रखो। वो बूढ़ी है, इसकी उम्र अब कमाने की नहीं है।
फिर भी कितनी मेहनत करती है, तुमको अपनी माँ के बुढ़ापे का ख्याल नहीं आता। इसको आराम की ज़रूरत है। वो इस नसीहत को भी हंसकर टाल देता। बाजी, ये सब अम्मा का अपना किया है। क्यों घर बार गिरवी रखा? क्यों इतना कर्जा लिया? हमको भी दरबदर किया। गांव में तो हमारी इज्जत थी और यहाँ उनकी गलतियों की वजह से मैं और मेरी बहन दूसरे के दर पर पड़े हैं। अब ये कर्जा भी खुद उतारेंगी। वैसे भी मैं कोई सख्त काम नहीं कर सकता। मैट्रिक पास जरूर हूँ। सारा दिन के काम के कितने मिल जाएंगे? 10-12 हजार में लड़कों को कंप्यूटर सिखाकर इससे ज्यादा कमा लेता हूँ। मेरा अच्छा गुजारा हो जाता है। अपने लिए हर माह अच्छे अच्छे कपड़े लेता हूँ। मुझे नित नए फैशन के लिबास का शौक है। बेशक माँ को कुछ नहीं देता, मगर मैं अपनी अम्मा और बहन के ऊपर बोझ भी नहीं हूँ। शबीर की अपनी मंतिक थी, वो सिर्फ अपनी जात के बारे में सोचता था। ब्रांडेड लिबास और जूते, नित नए महंगे मोबाइल फोन और आला क्वालिटी के परफ्यूम, इसके शौक अमीर जादू जैसे थे। फिर भलो किसी दुकान या होटल पर सेल्समैन कैसे ठहर सकता था? बाहर लोग इसको किसी अमीर आदमी का फर्जंद समझते थे। इसके दोस्त भी अमीरजादे थे। बड़ी बड़ी गाड़ियों पर आते, ताहम इसकी अच्छी आदत और अच्छे अखलाक की वजह से हमको इससे कोई शिकायत न थी। अपनी वालिदा और बहन से भी इज्जत से बात करता और मुझसे तो बहुत ज्यादा इज्जत और एहतराम से पेश आता था। मैं जो काम कहती कभी इनकार न करता, फौरन कर देता। एक रोज बातों बातों में उसने कहा, बाजी, अगर आप लोगों की किसी टीवी प्रोड्यूसर से वाकिफियत हो तो मुझे टीवी ड्रामे में काम दिलवा दें। मुझे टीवी ड्रामे में अदाकारी का बहुत शौक है। इतना खूबसूरत है कि इसको अगर किसी प्रोड्यूसर से मिला दे, शायद इसकी किस्मत खुल जाए। उन्हीं दिनों मेरी एक दोस्त हमारे घर आई, वो टीवी प्रोड्यूसर थी। मैंने इससे इस लड़के का तज़किरा किया। कहने लगी, मेरे पास भेजना, देखूंगी, अगर उसे चांस मिल गया तो ताउन करूंगी। फिलहाल मेरे बेटे की शादी है, मैं छुट्टी पर हूं, कुछ दिनों बाद भिजवाना। शबीर को भी बताया कि किसी से बात की है। वो बहुत खुश हुआ, रोज पूछता, बाजी कब भेजेंगी टीवी वालों के पास? इत्तेफाक से उन्हीं दिनों मेरा मार्केट जाना हुआ। कुछ फौरी खरीदारी करनी थी। मगरिब का वक्त हुआ तो मुझे फुर्सत मिली और मैं नमाज के बाद बेटे के हमरा मार्केट चली गई। गाड़ी एक जगह रोककर उतरी। एक बहुत खूबसूरत नाजुक सी हस्ती सामने आ गई, जिसने चमकदार सितारों वाला जोड़ा पहना हुआ था और जेवर भी, सर पर दुपट्टा भी गोटे किनारे वाला। चेहरा मेकअप से ऐसा हुसैन के सिंगार ने 4 चांद लगा दिए और झील जैसी आंखें गहरी सिया चमकते तारों की मानिंद का जल भरे। मैंने हैरत से इसके चेहरे पर नजर डाली। अल्लाह की शान, इतनी खूबसूरत, दोशीज़ा नौखेज खुशबू में बसी जैसे गुलाब कुल्ली हो। मगर क्या ये तीसरी जिन्स हो सकती है? नहीं नहीं, अगर ऐसे है तो ये कुदरत का बहुत बड़ा सितम है। अभी मैं हैरतों के समंदर में गुम थी कि एक सफेद नाजुक सा चूड़ियों भरा हाथ मेरे सामने फैल गया और मानूसी आवाज मेरे कानों से टकराए, बाजी, अपने बच्चों का सदका, अल्लाह आपको खुश रखे। उसके मकनातीसी हसन से मुतासिर होकर बेइख्तियार हाथ पर्स में चला गया। मैंने 50 का नोट निकाला। तभी अगले लम्हे एक झटका सा लगा, जैसे मुझे कुछ याद आ गया। ये तो शबीर है। नहीं, शायद इसकी सूरत जैसी कोई सूरत हो, मगर आंखें वही थीं। फिर आवाज दसियों बार की सुनी हुई समात में समाई हुई। मैंने चौंक कर उसे देखा। उसका हाथ अभी तक मेरे सामने फैला हुआ था। शबीर, क्या ये तुम हो? नहीं, मेरी आंखें धोखे खा गई हैं। लेकिन मेरी आंखें धोखे कैसे खा सकती हैं? अभी मैंने इसे फैले हुए हाथ की तरफ 50 का नोट बढ़ाया ही था कि एक और गाड़ी बिल्कुल करीब आकर रुकी। एक नौजवान ने 1000 रुपए का नोट इसकी हथेली पर रख दिया और अपने बराबर वाली नशिस्त की तरफ इशारा करते हुए कार का दरवाजा खोला। वो हुसैन दोशीज़ा का सवान भरा हुआ लड़का इस कार में बैठकर नजरों से ओझल हो गया और मैं आंखें मलती रह गई कि ये मैंने क्या ख्वाब देखा था, हकीकत थी। इतने में मेरा बेटा खरीदारी करके आ गया और कार में बैठ गया। अम्मी, जो अपने लिख कर दिया सब सौदा ले लिया है। याद कर ले भी कुछ और तो लेना नहीं।
बस अब घर चलूँ। इस रोज मैं कार से बस उतरी ही थी कि दोबारा बैठ गई। मुझ में सकत ना थी कि कुछ अपनी मर्जी का खरीदने बाजार के अंदर जाऊं। घर आकर भी मैं गुमसुम थी। शबीर की माँ और बहन अपनी अपनी ड्यूटी देकर घर आ चुकी थी और इशा की नमाज के लिए वुजू कर रही थी, लेकिन शबीर घर पर नहीं था। मैंने पूछा, अफरोज शबीर कहाँ है? वो घर पर नहीं है क्या? बीबी, वो अपने काम पर चला गया है। जाने से पहले आपको आवाज दी थी कि बाजी कोई सौदा मंगवाना है, लेकिन अब घर पर ना थी, इसे देर हो रही थी। ड्यूटी का वक्त हो गया था तभी चला जी चाह। अम्मा को सब कह दो, मगर मैंने जुबान बंद कर ली। सोचा उसने एक औरत को अगर चा पता नहीं कि इसका बेटा किस किस्म की ड्यूटी देता है तो उसे बहुत सदमा होगा। बेटे को बताना जरूरी था। मैंने इसे सारा अहवाल बताया तो इसने कहा, अम्मी इन लोगों से कहीं क्वार्टर खाली कर दे। तमाम मोहल्ला जानता है ये हमारे घर से निकलते हैं, कपड़े भी ठीक ठाक पहनकर बाहर जाते हैं। कल बेटे की सरगर्मियों से महल्लेदार आगाह होंगे तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? ये हुलिये से मुलाजिम नहीं लगते। सब ही समझते होंगे कि हमने अपने रिश्तेदारों को रहाइश दी हुई है। खुदारा अपनी नेक नामी का ख्याल करें। बहुत हो गई खुदा तरसी, बस कल ही उनको निकालिए। बेछत बेआसरा समझकर अपने घर की पनाह देकर फिर निकाल देने से मेरा दिल कांप रहा था, क्योंकि खुदा का खौफ आ रहा था, जबकि उनकी तरफ से हमको किसी तरह भी शिकायत का मौका ना मिला था, बल्कि उन्होंने कुछ आराम ही पहुंचाया था। यूं भी सर्वेंट क्वार्टर खाली पड़ा रहता था। मैं कभी उनको ना निकलती अल्लाह की खुशनुदी समझ करने की के ख्याल से रहने देती। अगर मैंने शबीर को अपनी आंखों से मार्केट के इशारे पर तीसरी जिन्स का सामान भरे और हाथ फैलाकर भीख मांगते ना देखा होता, लेकिन यह भीख नहीं मांग रहा था। एक कीमती कार वाले का मानी खेज इशारा बेमानी ना था। अब आधी रात के बाद लूट कर आने का मतलब मेरी समझ में आ चुका था। शक्ल व सूरत से मासूम एक बेजरा लड़के को जो अपनी बूढ़ी माँ का वाहिद सहारा था, न जाने कब और किसने इस राह पर लगा दिया था, जिस राह पर चलकर कौम लूट बंदर बन गई थी। खुदा ऐसे लोगों को राह हिदायत दे जो नौखेज लड़कों को ये समझाते हैं कि गरीब लड़कियों का हसन ही बिकाऊ नहीं होता। हुसैन नो उन लड़कों का हसन भी बकता है जिसके बदले कीमती परफ्यूम, कीमती मोबाइल और आला ब्रेडेड मलबूस खरीद कर वक्ती ऐश और मुस्तकिल दोज़ख का सौदा हो जाता है। आज कराची और वतन अजीज के दीगर शहरों के हर चौराहे पर शाम होते ही ऐसे कई मर्द खुसरों का सामान भरे भीख के लिए हाथ फैलाते नजर आते हैं। तब मैं सोचती रह जाती हूँ कि हमारे वतन की इखलाकी अक़दार को क्या हो गया है, हम किस समत जा रहे हैं। हैरत की बात तो यह है कि हजारों खसरे एकदम कैसे बरसाती मेंढकों की तरह निकलकर सड़कों और चौराहों पर रौनक बाजारों के चप्पे चप्पे पर नजर आने लगे। क्या हमारे मुल्क में हजारों की तादाद में खसरे और हिजले पैदा हो रहे हैं? ये हुजूम की सूरत में मुल्क के हर शहर में फैलते चले जा रहे हैं, और क्या वाकई ये असल में तीसरी जिन्स हैं?